हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपना जिला दर्शन का सीरीज चल रहा था, उसमें कंटिन्यू करेंगे आज भरतपुर जिला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं। भरतपुर जिला। सीमावर्ती जिले। भरतपुर जिले से कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? 5 जिलों की सीमा लगती है। पहला है डीग है, दूसरा अलवर है, तीसरा दौसा और चौथा करौली और पांचवा है धौलपुर। इन 5 जिलों की सीमा लगती है किससे? भरतपुर जिले से। यानी भरतपुर जिले की सीमा इन 5 जिलों को छूती है। डीग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। अब राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है हनुमानगढ़ है, दूसरा डीग हो गया, पहले भरतपुर था, दूसरा डीग हो गया, तीसरा है धौलपुर और चौथा है बांसवाड़ा। ये 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा लगाते हैं। हनुमानगढ़ जिला है जो पंजाब के साथ भी सीमा लगाएगा और हरियाणा के साथ भी सीमा लगाएगा। और डीग है वो यूपी के साथ भी सीमा लगाएगा और हरियाणा के साथ भी। याद रखना, राजस्थान के 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। हनुमानगढ़ 2 राज्यों से लगाएगा, पंजाब हरियाणा से। डीग पहले भरतपुर लगाता था हरियाणा यूपी से, लेकिन अब नया जिला बन गया भरतपुर से डीग जिला। तो डीग जिला हरियाणा और यूपी 2 राज्यों से सीमा बनाता है। धौलपुर यूपी और एमपी। धौलपुर है जो यूपी और एमपी 2 स्टेट से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा है जो एमपी और गुजरात से। मध्य प्रदेश और गुजरात इन 2 स्टेट से सीमा बनाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले राजस्थान के? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गंगानगर और बाड़मेर। कौन कौन से हैं? 2 जिले हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। 2 जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पंजाब से और पाकिस्तान से, ठीक है, पंजाब से और पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय तो पाकिस्तान हो गया और अंतर्राज्यीय पंजाब से, और बाड़मेर पाकिस्तान से और गुजरात से। तो याद रखना कि 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। नेक्स्ट है इसकी स्थापना भरतपुर जिले की। यह मत्स्य जनपद का हिस्सा था। कौन? भरतपुर जिला है जो मत्स्य जनपद का हिस्सा था। प्राचीन नाम क्या था? सोरसिन प्रदेश के नाम से जानते थे। किसको? भरतपुर जिले को। सोरसिन प्रदेश क्षेत्र में आता था भरतपुर। और इसके अंदर सोरसिन प्रदेश के अंदर 1505 में गोहद प्रदेश की स्थापना होती है। 1505 में गोहद प्रदेश की स्थापना होती है। कब होती है? 1505 में। और इसी समय में भरतपुर नाम दिया गया। इसको भरतपुर नाम दिया गया। और जो गोहद प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय कौन से वंश का शासक था यहाँ पे? वो था जाट राजवंश का शासक था। और जाट राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जाट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वह चूड़ामन था। कौन? चूड़ामन को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है जाट राजवंश के? बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। क्यों? भरतपुर रियासत थी ना, भरतपुर रियासत। उसका विलय कब होता है? राजस्थान का एक मतलब 18 मार्च 1948 को। आज़ादी के बाद में भरतपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो जाता है। कब होता है भरतपुर रियासत का विलय? आज़ादी के बाद में 18 मार्च 1948 को भरतपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन? भरतपुर है जो राजस्थान का पूर्वी द्वार कहलाता है। अंतर्राज्यीय सीमा यूपी से,
भरतपुर जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा कौन से स्टेट से लगाएगा? यूपी से, हरियाणा से नहीं लगाएगा। याद रखना, हरियाणा से नहीं लगाएगा, हरियाणा से अब डीग लगाएगा। राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और डीग और अलवर। भरतपुर की जगह डीग आ गया, ठीक है, तो वो सीमा बनाएगा हरियाणा से। पहले जयपुर सीमा बनाता था, लेकिन जयपुर से कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया, उसकी जगह जयपुर हट गया तो कोटपुतली बहरोड आ गया। सीकर भी सीमा बनाता था हरियाणा से, लेकिन अब वहाँ से नया जिला बन गया नीम का थाना, तो नीम का थाना सीमा बनाएगा, सीकर सीमा नहीं बनाएगा। तो राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। और यूपी से पहले राजस्थान के 2 जिले लगते थे। यूपी से राजस्थान के पहले भरतपुर, धौलपुर, 2 जिलों की सीमा लगती थी, लेकिन अब तीसरा जिला बनाया डीग, तो 3 जिलों की सीमा लगेगी यूपी से, ये याद रखना। जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? सामान्य वर्गीकरण के अनुसार आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, और कोपेन के अनुसार CWG वर्गीकरण प्रकार की जलवायु है कोपेन के अनुसार और सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट है मिट्टी। मिट्टी कैसी पाई जाती है भरतपुर जिले में? जलोढ़ मिट्टी और कोप मिट्टी, यानी इसको कोप मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी है, इसको काप मिट्टी भी कहते हैं। वनस्पति कैसी पाई जाती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है भरतपुर जिले में। वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है भरतपुर जिले में। नेक्स्ट है, अब नदियाँ कौन कौन सी बहती है? मैंने पहले अलवर के अंदर भी बताया था, ये बाणगंगा नदी वाला है, सॉरी कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर बताई थी मैंने ये बाणगंगा नदी। कहाँ से उद्गम होता है इसका? कोटपुतली बहरोड, बैराट की पहाड़ी। पहले बाणगंगा हम जयपुर जिले में पढ़ते थे, लेकिन अब कोटपुतली नया जिला बन गया तो कोटपुतली बहरोड में आ गई बाणगंगा नदी, याद रखना इसी का। कोटपुतली बहरोड से निकलती है बैराट की पहाड़ी से, और ये जयपुर ग्रामीण होती हुई दौसा से होती हुई भरतपुर में जाती है, और भरतपुर के अंदर अजान बांध है, उसमें जल पूर्ति करता है। इस नदी के द्वारा जल की पूर्ति की जाती है इस बांध के अंदर, ठीक है। और इसके पास में ये अजान बांध कहाँ पे? गना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। तो ये अजान बांध में जल की पूर्ति करती है बाणगंगा नदी, इसके द्वारा होता है। तो याद रखना, कोटपुतली से निकलती है बैराट की पहाड़ी और ये भरतपुर तक जाती है ये बाणगंगा नदी। इसके उपनाम है बाणगंगा नदी के, अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं और रुंडित नदी भी कहते हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, दूसरी नदी कौन सी बहती है? रूपारेल। कहाँ से होता है इसका उद्गम? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील से, जो अलवर जिले में है। उपनाम क्या है? लसवारी और वराह के नाम से जानते हैं इस नदी को। रूपारेल नदी है, इसके 2 नाम है, लसवारी और वराह नदी के नाम से भी जानते हैं रूपारेल को। जो अलवर के सरिस्का से होती हुई नटनी का बारा है, यहाँ से इसके 2 प्रवाह मतलब राह बनते हैं, इसके 2 जगह यहाँ से। पहला जयसमंद बांध अलवर में है, यहाँ पे जाता है इसका पानी, इस नदी का पानी अलवर के जयसमंद बांध में जाता है। और एक इधर मोती झील भरतपुर यहाँ तक जाएगा, जहाँ पे इस नदी के अंदर लोहागढ़ दूर भी है और डीग के जल महल भी है। और इस नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। कौन सी नदी को? रूपारेल को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। कौन सी नदी को? रूपारेल नदी को। और मोती झील में जाता है इस रूपारेल नदी का पानी। नेक्स्ट है, तीसरी नदी है काकुंड नदी। काकुंड नदी, इसी नदी पर बंद बारेट बांध है। जो काकुंड नदी है, इस पर कौन सा बांध है? बंद बारेट बांध है। अजान बांध, मैंने बताया था
कि बाणगंगा नदी का पानी अजान बांध के अंदर जाता है। जो बाणगंगा नदी कोटपुतली रोड की बैराट पहाड़ी से निकलती है, उसी से जलापूर्ति होती है इस अजान बांध की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बाणगंगा नदी, ये बाणगंगा नदी, अब यहाँ से एक नहर निकाली गई है, ये बांध है अजान बांध। डायग्राम के थ्रू समझाया गया इसको कि ये बांध है अजान बांध, ठीक है। और एक नदी यहाँ से आ रही गंभीरी, जो करौली से आती है, इस पे पांचना बांध है। करौली से आ रही है नदी गंभीरी नदी, इस पे पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना। तो यहाँ से भी एक नहर के रूप में यहाँ से निकाला गया है पानी। तो ये दोनों नदियों का पानी इस बांध के अंदर जाता है। कौन से बांध में? अजान बांध में, ठीक है। और ये कहाँ पे? घना देव, केवला देव घना पक्षी विहार, इसके अंदर ये बांध, ठीक है। और इस बांध के किनारे पे यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका नाम है पाइथन पॉइंट। यहाँ पे अजगर देखे जाते हैं। इस पॉइंट पे क्या देखे जाते हैं? अजगर देखे जाते हैं। और इस पॉइंट का नाम है पाइथन पॉइंट। तो याद रखना कि दो नदियों के द्वारा इस बांध की जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है केवला देव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब होती है? 1956 में। कहाँ पे? ये भरतपुर के अंदर है। 1981 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। किसको? केवला देव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1981 में रामसर साइट में शामिल किया जाता है। और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इसको। 1985 के में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। स्थापना का श्रेय डॉक्टर सलीम अली बेग को दिया जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। कौन? केवला देव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है बर्ड पैराडाइज मार्टिन इवाइन्स, ठीक है। बर्ड पैराडाइज मार्टिन इवाइन। और इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या है? 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। और 300 में से 200 से अधिक विदेशी प्रजाति है। इसमें एक प्रजाति है साइबर सारस, जो नवंबर से फरवरी के माह में आते हैं और फरवरी तक रहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का नवीनतम दुर्ग में शामिल है। कौन सा? लोहागढ़। यह अजयगढ़ दुर्ग भी है। अजयगढ़ यानी इस दुर्ग को कभी किसी ने जीता नहीं है, अजय रहा है। 80 बार इस पे आक्रमण हुए। जो जाटों के प्लूटो कहलाते महाराजा सूरजमल, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1733 के अंदर। कब करवाया गया था? 1733 के अंदर करवाया गया था। और इस दुर्ग के अंदर मोती झील भी है। कौन सी झील है? मोती झील। लोहागढ़ का दुर्ग है ऐसे, ठीक है। अब इसके चारों ओर खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये अजय दुर्ग भी कहलाता है लोहागढ़। इसको कभी किसी ने जीता ही नहीं है। राजेश्वरी माता मंदिर भी है इस दुर्ग के अंदर, जो भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी कहलाती है। जो भरतपुर के जाट है उनकी कुलदेवी कौन सी है? राजेश्वरी माता इनकी कुलदेवी है, भरतपुर के जाट वंश की। लॉर्ड लेक का वाटर लूप। लॉर्ड लेक कौन है? एक अंग्रेजी राजा थे, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया था इस किले के ऊपर, लेकिन इसे जीता नहीं गया था। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे लॉर्ड लेक का वाटर लूप भी है इस दुर्ग के अंदर। दरवाज़ा इस दुर्ग का अष्टधातु से बना हुआ है, जिसको महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा 1765 में मुगलों से लाया था। लाल किले से लाए थे। दिल्ली से लाया गया था इसको। कहाँ से? दिल्ली से। 1765 के अंदर युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे दिल्ली से लाया गया था महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा। बयाना का दुर्ग कहाँ पे? भरतपुर में। कहाँ पे बना हुआ रे? नानी की पहाड़ियों पर।
बयाना का दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। और नानी की पहाड़ियों पे ये दुर्ग बनाया गया है। और दमा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं नानी की पहाड़ियों, इनका उपनाम है। निर्माण राजा विजयपाल के द्वारा। जो बयाना का दुर्ग है इसका निर्माण राजा विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में भीमलट भी है, भीमलट। और इस भीमलट को क्या कहते हैं? राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। जो बयाना का दुर्ग है इसके अंदर भीमलट है और इस भीमलट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में बयाना नील मंडी हुआ करती थी। जो बयाना है भरतपुर के अंदर, वो मुगल काल में नील मंडी हुआ करती थी। अकबर की छतरी भी है बयाना में, अकबर की छतरी है। अब इससे एक किस्सा याद, मतलब कि स्टडी है कि राजा राम हुआ करते थे, भरतपुर के क्रांतिकारी थे, एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1685 में, कब? 1685 के अंदर जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। जाट विद्रोह हुआ था 1685 में, उसका नेतृत्व किया था किसने? राजा राम ने। तो इन्होंने आगरा से 1688 के अंदर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को जला दिया गया था। जो राजा राम नाम का व्यक्ति था, उनके नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ था भरतपुर के अंदर, और आगरा से अकबर की कब्र खोद के उनकी हड्डियों को जला दिया गया था। ये याद रखना। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है। सर्वाधिक कब्र भी इसी दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? बयाना के दुर्ग में सर्वाधिक कब्र भी है। मुगल काल के सिक्के मिलते हैं इस दुर्ग से, मुगल काल के सिक्के भी मिलते हैं। और इस दुर्ग में अकबर की छतरी है, तो उसी की बेस पर मैंने बताई थी कि राजा राम नाम का व्यक्ति था जिन्होंने आगरा से अकबर की कब्र खोद के उनकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट है भरतपुर महल और संग्रहालय। भरतपुर महल और संग्रहालय, अब ये कौन सी स्थापत्य कला में बना हुआ है? ये मुगल प्लस राजपूत कला से निर्मित है। क्वेश्चन आता है कि भरतपुर महल और संग्रहालय कौन सी स्थापत्य कला से निर्मित है? तो वह मुगल और राजपूत स्थापत्य कला से निर्मित है। यहाँ यहीं पे सरकारी संग्रहालय भी है, और इसके संग्रहालय के अंदर खानवा की युद्ध के प्रमाण है, खानवा के युद्ध के प्रमाण है। और इस सरकारी संग्रहालय का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और भरतपुर के अंदर क्या क्या है? मरगिया महल। कौन सा महल? मरगिया महल बयाना में है, जो भरतपुर के अंदर है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? गंगा मंदिर है, ठीक है, ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। कौन सा? गंगा मंदिर। कौन सी शैली में बने हैं? बौद्ध शैली में और मुगल शैली में। जो मंदिर का स्ट्रक्चर है इसके बैक साइड का है ये मंदिर है, ठीक है, इसके बैक साइड का स्ट्रक्चर है, ये पीछे का ढांचा, ये बौद्ध शैली में बना है। बौद्ध शैली में कई जगह बौद्ध और राजपूत शैली में मानते इसको, इसका मिक्सचर है ये पीछे का साइड मंदिर का। और मुगल शैली में ये फ्रंट है, फ्रंट साइड, ये मुगल शैली में बनाया गया है। जो 84 खंभों वाला महल है, 84 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसको 84 खंभों वाला महल भी कहते हैं। गंगा मंदिर जो राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है। दूसरा है लक्ष्मण मंदिर, ये राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लक्ष्मण मंदिर का, जो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। उषा मंदिर, यह भी बयाना के दुर्ग में है, जो भरतपुर में है। उषा मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है, जो बयाना के दुर्ग में है। नेक्स्ट है देव बाबा मंदिर। देव बाबा मंदिर कहाँ है? भरतपुर के अंदर है, और एक ग्वालों का पालनहारा के रूप में यहाँ पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर, देव बाबा मंदिर में। गरुड़ मेला बस्सी पहाड़पुर जगह है भरतपुर के अंदर, वहाँ पे ये गरुड़ मेला लगता है। कब? कार्तिक शुक्ल तृतीया को लगता है, और यहीं से लाल पत्थर का उत्पादन होता है। बस्सी पहाड़पुर है, यहाँ से लाल पत्थर का उत्पादन होता है, और लाल पत्थर का उपयोग अभी राम मंदिर के अंदर अयोध्या में किया गया था, जो यहीं से गया था वो लाल पत्थर। ब्रज महोत्सव कहाँ होता है? भरतपुर के अंदर होता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में होता है। हीरामन बाबा का मेला,
हीरामन बाबा का मेला नंगला जहाज भरतपुर में है। यहाँ पे बढ़ता है ये मेला, ही हीरामन बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है? नंगला जहाज भरतपुर में बढ़ता है। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला वर्तमान में धार्मिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आर्थिक दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो आश्विन आशोज की शुक्ल पंचमी से 5 से 14 तक ये बढ़ता है मेला। नेक्स्ट मेला है बजरंग पशु मेला, जो भरतपुर में आश्विन कृष्ण 2 से 8 तक लगता है, यानी द्वितीया से 8 तक, अष्टमी तक। झील का बाड़ा मेला, झील का बाड़ा मेला ये भरतपुर में है। कहाँ पे बढ़ता है मेला? झील का बाड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में। बम या बम रसिया नृत्य, नृत्य आगे भरतपुर के जो पुरुषों के द्वारा है कि भरतपुर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम या बम रसिया नृत्य भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डफली ख्याल अलवर व भरतपुर की प्रसिद्ध है, डफली ख्याल अलवर व भरतपुर की प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य ये कहाँ का है? भरतपुर का। वैसे ये यूपी का नृत्य है, क्यों यूपी से इसकी सीमा लगती है, तो ये वहाँ से लिया गया है, उस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। भरतपुर में ज़्यादा क्यों, इसके पास में यूपी है ना, तो वहाँ से लिया गया चरकुला नृत्य, जो राधा कृष्ण की स्मृति में ये किया जाता है। नेक्स्ट है खानवा, रूपावास तहसील में खानवा, और यहाँ पे खानवा का युद्ध भी होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। मार्च 1527 के अंदर ये खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ पे है? रूपावास तहसील है भरतपुर में, वहाँ पे है खानवा, और यहाँ पे खानवा का युद्ध भी होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, मार्च 1527 में। प्रमुख व्यक्तित्व जगन्नाथ पहाड़िया, अनुसूचित जाति के हैं ये, अनुसूचित जाति के, जो राज्य के प्रथम सीएम है, जो सिर्फ 13 माह तक सीएम रहे थे, और ये शराबबंदी की थी इन्होंने, उसके चक्कर में इनको हटा दिया गया, त्याग पत्र दे दिया गया था। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह गुर्जर, सैनिक म्यूजियम का निर्माण करवाया था इन्होंने भरतपुर के अंदर। 13,000 सैनिकों की शहीदों की फोटो भी है इस म्यूजियम के अंदर। भरतपुर के जितेंद्र सिंह गुर्जर है, उन्होंने सैनिक म्यूजियम का निर्माण करवाया था भरतपुर में, जिस म्यूजियम के अंदर 13,000 शहीदों की फोटो है उस म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट है संत लाल दास जी, संत लाल दास जी, संत लाल दास जी, इनका संबंध कौन से जिले से है? भरतपुर जिले से है। प्रधान पीठ कहाँ पे है? नंगला जहाज के अंदर इसकी प्रधान पीठ, किसकी? संत लालदास जी की। और लालदास जी संप्रदाय का गठन भी किया था लालदास जी ने, ये लालदास जी संप्रदाय का गठन किया था लालदास जी ने। पैनोरमा, महाराजा सूरजमल की पैनोरमा कहाँ? भरतपुर के अंदर है। और राणा सांगा की खानवा में है, खानवा के अंदर है राणा सांगा की पैनोरमा, और महाराजा सूरजमल की भरतपुर के अंदर है। तो ये आज अपना भरतपुर जिला दर्शन कंप्लीट हुआ। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।